आज हम लेटेस्ट नो द वर्ल्ड सीरीज का 11th पार्ट लाए हैं, जिसमें हम कवर करेंगे बेनिन द वुडो क्रेडल। यहाँ पर वुडो क्रेडल का क्या मतलब है ये भी जान लेते हैं। वुडो एक धर्म का नाम है और क्रेडल का मतलब होता है पालना, यानी कि यहाँ पर वुडो धर्म का जन्म हुआ था। तो यही ये चीज बताती है द वुडो क्रेडल। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसकी जियोग्राफी ऑफ बेनिन। ये जो पूरा एरिया है बेनिन का वो पड़ता है अफ्रीका में। अफ्रीका के भी अगर हम स्पेसिफिकली पार्ट की बात करें तो वो है वेस्टर्न अफ्रीका में। अब इसके एक्सटेंट्स की भी बात कर लेते हैं कि इस कौन कौन सी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तक किया जाता है। अगर हम इसके नदर्न मोस्ट पॉइंट को देखें तो वो जाता है 12 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ तक। साउथ जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो जाता है 6 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ तक। और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो जाता है 0 डिग्री 46 मिनट ईस्ट। और जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो जाता है 3 डिग्री 50 मिनट ईस्ट। साथ ही में अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो इसके नेबर्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसके जो नॉर्थ में है दो कंट्रीज और जिनके नाम है बुर्किना फासो और साथ में एक तो नाइजर और फिर आ जाए अगर हम इसके ईस्ट में तो यहाँ आता है नाइजीरिया। नाइजर और नाइजीरिया दोनों ही इसके नेबर्स हैं। फिर अगर हम देखें इसके वेस्ट में कौन है तो वो आता है टोगो और नीचे की तरफ यहाँ पर समुद्र है, अटलांटिक ओशियन है। आगे हम देखें तो इसमें कई सारे इसके फिजिकल पार्ट्स हैं। तो उसमें कौन कौन से फिजिकल पार्ट हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा व्हाइट कलर में माउंटेन्स हैं। तो ये जो माउंटेन्स का एरिया है वो कहलाता है एटाकोरा माउंटेन्स। इसमें उसकी हाईएस्ट पीक भी है जिसे हम बोलते हैं माउंट सोक बारो। फिर यहाँ पर अगर आप ब्लू कलर में देखें तो फिर आपको दिखेगा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स। ये जो एरिया है ये नाइजर रिवर के बेसिन का एरिया है। वैसे इसमें नाइजर रिवर बहती नहीं है लेकिन इसके पास से बहती है। साथ ही में आ जाता है फिर थोड़ा सा नीचे सेंट्रल प्लेट्यू। ये रेड कलर में जो आपको दिख रहा होगा उसे बोलते हैं सेंट्रल प्लेट्यू। फिर आता है यहाँ पर ग्विनेनियन फॉरेस्ट सवाना मोसेक। ये जो एरिया है इसमें जंगल टाइप का एरिया है ये। तो ये आपको दिखेगा डार्क ब्लू में। और ब्लैक कलर में जो एरिया है वो है कोस्टल प्लेन्स। वहां पे कोस्ट है तो वो कोस्टल प्लेन्स का एरिया है। यहाँ पे अगर हम नदियों की बात कर लें तो आप देख सकते हैं कई सारी नदियां हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे जोऊ मोनो, यहाँ पे कौफू, ये आपको दिख रही हैं ओएन में। यहाँ पर कई सारी रिवर्स हैं, सोटा, एल्बोरी। नाइजर इसके किनारे की तरफ बहती है, वैसे इसमें बहती नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखना चाहें इसमें कितने प्रोविंसेस हैं ये सब आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं। पूरे मिला के यहाँ 12 प्रोविंसेस हैं। ज्यादा जो है वो आपको मिलेंगे साउथ साइड में। ऐसा क्यों है हम ये भी बता देते हैं, क्योंकि जो साउथ की साइड है वो ज्यादा रिच है तो इसीलिए उधर ज्यादा वो दिए हैं। और जो वो है ऊपर वाला एरिया उसे कंट्रोल करना आसान है तो उसे कम दिए हैं। फिर अब हम बात कर लेते हैं उसकी हिस्ट्री ऑफ बेनिन। सबसे पहले तो इसकी हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है वो होती है किंगडम ऑफ दाहोमे से। ये वहाँ का एक बहुत ही बड़ा और फेमस एम्पायर रहा है। लगभग पूरे बेनिन पर ये इसका शासन चला करता था। इसकी जो कैपिटल थी वो थी एबोमे। अभी भी यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा फेमस जगह रही है, एबोमे नाम की ये जगह। इसमें कई सारे फेमस राजा भी रहे हैं। जैसे हमें मिल जाते हैं एक अगाजा और एक घेजो, ये वहाँ के कुछ फेमस राजा थे। साथ ही में वहाँ पर जो लोग थे उनकी आर्मी भी बहुत सशक्त थी। और एक बहुत ही अलग चीज जो थी कि इतने पुराने टाइम पर भी उनकी एक ऐसी आर्मी थी जिसे हम बोलते हैं अमेजोन्स ऑफ दाहोमे। ये असलियत में फुल वुमेन आर्मी थी, यानी कि इसमें औरतें थी सिर्फ। साथ ही में ये जो एरिया था किंगडम ऑफ दाहोमे वाला
वो अटलांटिक स्लेव ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। वहाँ पर लोगों से स्लेवरी कराई जाती थी और उन्हें अटलांटिक ओशन के द्वारा दूसरी जगहों पे छोड़ दिया जाता था। फिर यहाँ पर फ्रेंच और किंगडम ऑफ डेहोमे में कई सारे जंग हुए, कई बहुत लड़ाइयाँ हुई और यहाँ पर जीत हुई फ्रांस की। फ्रांस ने इसके पूरे ही एरिया पर कब्जा कर लिया और साथ ही में ये जो फ्रांस था उस टाइम अफ्रीका पे इसका बहुत ज़्यादा दबदबा था। इसने बहुत बड़ा एरिया अपने कब्जे में कर रखा था अफ्रीका का। जैसे आप देख सकते हैं जो किंगडम ऑफ डेहमे है वो आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी में दिख रहा होगा, यानी कि उसका कलर थोड़ा डल कर रखा है। और वो अब आप फ्रेंच का एरिया देख सकते हैं वो कितना बड़ा था अफ्रीका में, यानी कि बहुत बड़े एरिया पर यहाँ पर ये लोग कब्जा कर चुके थे। यहाँ पर 1 अगस्त 1960 को जो ये है इंडिपेंडेंस प्राप्त कर लेता है और यहाँ पर कई सारी वो इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट्स होती हैं एक्सेट्रा। इसके बाद भी यहाँ पर फुल तरीके से पीस नहीं हुई थी। यहाँ पर अभी भी कई सारे कूप होते हैं, लगभग 60-70 जितने होते हैं मिलिट्री कूप्स। साथ ही में यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इंसान जो रहा है वो है मैथ्यू कैरिको। ये जो इंसान है ये भी वही था जैसे मिलिट्री कूप जैसा। इसने यहाँ पर पूरे एरिया में मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म को का प्रचलन किया, लेकिन कुछ समय बाद 1990 में जो ये एरिया है वो लगभग पूरा ही ये सारे कुप्स वगैरह से आज़ाद हो चुका था और ये वन ऑफ द फर्स्ट अफ्रीकन मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज वाला कंट्री बन चुका था। अब बात कर लेते हैं इसके बेसिक फैक्ट्स की। तो सबसे पहले तो इसकी कैपिटल क्या है, वो है पोर्टो नोवो, जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर से दिख रही होगी। जो ब्लैक कलर से है उसे हम बोलते हैं कोटोनोव। ये है इसकी फाइनेंशियल कैपिटल। यहाँ पे सबसे ज्यादा इनकम निकलती है, यहाँ सबसे ज्यादा पैसा बनता है यहाँ पर बेनिन के लिए। फिर अब हम बात करें कि उधर कितनी पॉपुलेशन रहती है, तो उसका आंकड़ा है 1.41 करोड़ और उसकी जो करेंसी है वो है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। जो ये करेंसी है वो उसके आसपास के देश भी निभाते हैं। अब यहाँ पर जो इनकी लैंग्वेज है वो है फ्रेंच, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस का बहुत सालों तक कब्जा रहा तो इसीलिए फ्रेंच यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इधर जो वो है अभी प्रेसिडेंट, उनका नाम है पैट्राइस टैलोन और यहाँ पे कोई PM या किंग है नहीं, सिर्फ प्रेसिडेंट का राज यहाँ पे चलता है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें एक तो आ जाती है प्रोग्रेसिव यूनियन फॉर रिन्यूअल, फिर ब्लॉक रिपब्लिकन जिसे हम रिपब्लिकन ब्लॉक भी बोलते हैं, और तीसरी है डेमोक्रेट्स। ये वहाँ की फेमस पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो ये बेनिन है वो 124th सबसे बड़ा यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेज है इसकी पूरे वर्ल्ड में, यानी कि इसकी GDP 124th है पूरे वर्ल्ड में। साथ ही में अगर हम बात करें इसके कल्चर्स एंड फेस्टिवल की कि यहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, कैसे डांस है, कैसे फूड, इन सब की बात करें तो सबसे पहले तो आ जाते हैं इनके डांस। डांस में इनका जो फेमस डांसेस हैं उनमें एक तो आ जाता है जिल्ली डांस और दूसरा है काका डांस। बाकी यहाँ पर वैसे कई और अफ्रीकन डांस फेमस हैं। साथ ही में अगर हम यहाँ पे बात करें इसके रिलीजन्स की तो इसमें एक तो यहाँ पर खुद के जो ये अफ्रीका के बहुत सारे यहाँ पर रिलीजन्स हैं वो आते हैं, फिर क्रिश्चियनिटी और उससे भी बाद में इस्लाम। जो अफ्रीकन यहाँ पर रिलीजन्स हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है वूडो, उसे वुडुन भी कहते हैं। ये दो नाम से एक ही वो है। ये यहाँ का सबसे ज़्यादा रिलीजन वाले जो लोग फॉलो करते हैं वो वुडुन ही है। यहाँ पे 40% जो लोग हैं वो वूडो कल्चर फॉलो करते हैं। साथ ही में अब हम बात कर लें इसके फेस्टिवल्स की तो एक तो आ जाता है वूडो डे और एक इगुई, ये वहाँ पे फेमस फेस्टिवल्स हैं। साथ ही में पेटे, ग्रिल्ड फिश, एक्लुई जैसे वहाँ पर
फेमस डिशेस फेमस है। अब हम बात कर लेते हैं फेमस प्लेसेस की, कि वहां पर कौन कौन से फेमस प्लेसेस हैं, कहाँ घूमना चाहिए अगर हम पेनिंग जाएं तो। पहली जगह जो आ जाती है वो है पेंजारी नेशनल पार्क। ये वहाँ का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा नेशनल पार्क है और एलिफेंट्स के लिए फेमस है ये पार्क। फिर अगला जो है वो आ जाता है गैनवे। ये असलियत में गांव है, लेकिन जैसे हम देखते हैं वाइन्स जो सिटी है इटली की, तो उसी की तरह यहाँ पर जगह जगह पे पानी भरा हुआ है। यहाँ पे बोट से ट्रैवल करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। और अगला आ जाता है टेम्पल ऑफ कैमेलियन। ये जो जगह है ये उसी में आती है किंगडम ऑफ डाहोमे के कैपिटल यानी कि एबोमे में। यहाँ पर ये जगह सिचुएटेड है। फिर पोर्टो नोवो इसकी कैपिटल, कोटोनो इसकी फाइनेंशियल कैपिटल और ग्रैंड पोपो ये जो एरिया है ये एक कोस्टल एरिया है। अब यहाँ पर इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो है नहीं, एक ही है कि जो गैनबे है वो माना जाता है कि वो अफ्रीका का वाइन्स है, यानी कि अफ्रीका में बिल्कुल वाइन्स जैसा यहाँ पर लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।